हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग DT प्लस बी PRT के PYQs हम कवर कर रहे हैं। ये 27 मार्च 2022 शिफ्ट 2 का पेपर है, 7वीं क्लास है, यानी ऑलरेडी 600 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। किसी बच्चे ने बोला कि मैम आपने 16 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर मिस कर दिया। देखो मेरे पास जो पेपर है मैं उसी सीक्वेंस में चल रही हूँ, हो सकता है वो वाला पेपर मेरे पास ना हो, या फिर हो सकता है क्योंकि मैं ये जो DOE वाले क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ, जो दूसरे म्यूनिसिपल वाले एग्जाम के हैं वो रहते हैं, सो हो सकता है वो उस वाले एग्जाम का हो, तो वो आ जाएगा इसमें। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थियरी करेंगे उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो जितने ज्यादा हो सके PYQs कवर करके जाइएगा और उसके अराउंड वाले कॉन्सेप्ट्स कवर कीजिएगा। अभी आपका एग्जाम चूंकि पोस्टपोन्ड है तो पता नहीं कब डेट आएगी, बट स्टिल हम अपनी कछुए की चाल से धीरे धीरे PYQs कवर करते रहेंगे। जैसे ही एग्जाम डेट आएगी, क्योंकि 1 महीने का टाइम तो मिलता ही है, सो विद इन 10-15 डेज मैं आपकी जो है वो थियोरी वाली क्लासेस भी कंप्लीट करवा दूंगी। ओके जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। द पीरियड जस्ट आफ्टर द बेबीहुड फॉर अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ इज नोन एज। तो बेबीहुड के बाद के पीरियड की बात हो रही है, तो बचपन बिल्कुल इन्फेंसी के बाद की हो रही है, सो ये टोडलरहुड हो जाएगा जी। आंसर आपका बी आ जाएगा। एक 1-1.5 साल लगा लो आप, 1.5 साल से 2-2.5 साल 3 साल तक के बच्चे को हम टोडलर बोलते हैं, ठीक है। Kida at this stage understand that if you break a candy into smaller pieces, it will be same amount as when the candy was whole. तो जब वो उसको पता है, यानी कि ये कि जो अगर आप उसको बोल वॉल्यूम एरिया उस वाली चीज का आइडिया उसको है, ओके, कि अगर पानी एक बाल्टी में है, चाहे एक ग्लास पानी एक ग्लास में है, बात सेम ही है कि मैंने एक ग्लास पानी बाल्टी में डाल दिया या एक ग्लास ग्लास में डाल दिया तो वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि ग्लास भरा हुआ दिख रहा है तो वो ज्यादा हो गया। ओके, सो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर। तो देखो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल बहुत अर्ली वाली चीजें होगी और फॉर्मल थोड़ा सा एडवांस वाली होगी। आंसर आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आएगा जी। ओके, the cognitive domain involves and dash and the development of dash skills. So cognitive domain क्या involve करती है वो आपसे पूछा गया है। तो cognitive domain involves singing skills, dance या singing skill, theory या knowledge. सो कोग्निटिव डोमेन में आपको नॉलेज देखने को मिलती है जी, वो तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स डेवलप होती हैं या इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप होती हैं, वो आपको बताना है। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, इंटेलेक्चुअल कोग्निटिव लेवल पे जब हम प्रोसेसेस की बात करते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल जो है वो वाला आंसर आपका रहेगा, यानी कोग्निटिव में नॉलेज इन्वॉल्व रहेगी और डेवलपमेंट किसका होगा जी, आपकी स्किल्स का, इंटेलेक्चुअल स्किल्स का होगा। मैं एक बार चेक कर रही थी, टोटल 6 ही क्लास डली ना मैंने, कहीं रिकॉर्ड तो नहीं की पहले। ओके, ठीक है, 7th क्लास में हम। पीयर प्रेशर इज अ टाइप ऑफ विच फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग। तो किस तरीके का फैक्टर है? देखो पीयर प्रेशर मतलब दूसरे लोग, आपके साथ वाले बच्चे या साथ वाले जो लोग हैं वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, वट एवर द रीजन आर। सो वो दूसरे हो गए ना, तो वो सोसाइटी हो गई टेक्निकली, ठीक है। कोई कल्चर के बेसिस पे नहीं हो रहा है, कोई पर्सनल इमोशनल इसमें नहीं आएगा, ये सोशल फैक्टर है जी जो आपको अफेक्ट कर रहा है, आपकी लर्निंग को अफेक्ट कर रहा है। If the school atmosphere is dash, it adversely affect the learning process. So कौन सा स्कूल एटमोसफियर, अगर मतलब इट्स लाइक स्कूल एटमोसफियर अगर ऐसा है तो वो बहुत खराब तरीके से लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। तो डिसिप्लिन है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव है वो भी अच्छी बात है, और हारमोनियस है तो भी अच्छी बात है। लेकिन अनकंड्यूसिव, क्योंकि हम हमेशा कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट की बात करते हैं, अगर अनकंड्यूसिव है तो वो आपका एडवर्सली अफेक्ट करेगा आपके लर्निंग प्रोसेस को। Which period is a time of sudden, diverse, confusing, frightening mood swings? तो बहुत mood swings, stress and storm वाली situation कहाँ रहती है जी? adolescence में रहती है। आंसर बी हो जाएगा। Which amongst the following is not a socio-cultural factor affecting learning process? सोशियो-कल्चरल की बात हो रही है, जेंडर, इनकम का लेवल, आपकी लैंग्वेज और आपकी हैंडराइटिंग। तो सोशियो और कल्चरल दोनों एस्पेक्ट्स की बात हो रही है, आंसर आपका डी आ जाएगा, क्योंकि जेंडर सोशियो कल्चर में आएगा, आपका इकोनॉमिक लेवल या इनकम लेवल क्या है वो भी, और आपको लैंग्वेज कौन सी आती है, तो उस बेसिस पे आपकी लर्निंग प्रोसेस जो है वो डेफिनेटली अफेक्ट होगा। बट हैंडराइटिंग का कोई लेना देना नहीं। हम हैंडराइटिंग में यूजुअली बोलते हैं कि लेजिबल हो, यानी आप बस समझ आ जाए इतनी हो। ओके, this refers to the learner's active attention to stimuli and his or her motivation to learn.
तो यानी क्या वैल्यू बोलते हैं इसको कि लर्नर की जो एक्टिव अटेंशन है किसी भी स्टिमुलस के प्रति और उसका जो मोटिवेशन है सीखने का, वो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीविंग बोलेंगे, वैल्यूइंग बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे या रिस्पॉन्ड करना बोलेंगे। तो आंसर आपका रिस्पॉन्डिंग आ जाएगा जी। ठीक है, आप किस तरीके से किधर किस बात के लिए जो है आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, यानी एक्टिव अटेंशन आपकी किस तरफ है, ओके, और आप क्या सीखना चाह रहे हो, तो वो रिस्पॉन्स में आ जाएगा आपका। Ability to put parts together to form a coherent or unique new whole is known as, तो क्या बोलेंगे इसको, एनालिसिस, यानी पार्ट्स को टुगेदर लेके आना। ठीक है, तो एक यूनिक नया न्यू होल, यानी एक बड़ी चीज बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स को आपने जोड़ा है, तो ये आपने वो छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के सिंथेसाइज किया जी चीज। जब आप बड़े पार्ट में से छोटे छोटे पार्ट निकाल देते हो तो आप एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हो। Okay. Identify the period from the day of conception till the birth of the child. So पहले जन्म से पहले और कंसीव करने के बाद की बात हो रही है। ओके, सो ये कौन सा रहेगा, पहले की बात हो रही है, प्री नेटल पीरियड रहेगा जी। इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, whose socio-cultural theory of learning explains that learning occurs during social interaction. तो सोशियो-कल्चरल थियरी किसने दी है, वाइगोट्स्की ने दी है, सोचने वाली बात भी नहीं है, दोबारा सोचना भी नहीं चाहिए इसके ऊपर। तो ठीक है, सो ये बहुत इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं कई पेपरों में, तो कुछ एक में थोड़ा सोचने वाली चीज आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी अगर आपके बच्चे के सामने वो ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो भी उसको पता है कि वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। ओके, या ऑब्जेक्ट छोड़ो, आपको उसको ये पता है कि अगर मम्मी अभी सामने नहीं है बट स्टिल वो शी एग्जिस्ट। ओके, तो वो परमानेंट वाली स्टेज आ जाती है कि अगर आंखों के सामने नहीं है तो वो आउट ऑफ साइट वाली, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली सिचुएशन नहीं है। ओके, भले ही आउट ऑफ साइट हो चीजें बट माइंड में रहेंगी वो। सो ये कौन सी स्टेज है, ये सेंसरी मोटर में ही आ जाती है जी 6 महीने के बाद, तो ये इन्फेंसी की स्टेज रहेगी। ओके, साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड यूज ऑफ डैश स्किल्स। साइकोमोटर की बात हो रही है, साइकोमोटर में हम मोटर स्किल्स की बात करते हैं। ठीक है, ना कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या नॉलेज की। A child may have a schema about a type of animal, जैसे dog for example. Suddenly the child went awestruck when he encounters a new big और different breed का dog उसको दिखता है। ओके, उसके दिमाग में एक, मान लो उसने घर पे आवारा कुत्ते देखे थे या गली में कुत्ते देखे थे, तो उसको वो इमेज है, बट सडनली वो एक अलग तरीके का बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड का डॉग देखता है। तो इस केस में बच्चा जो है वो नई इंफॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में जब डालेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी आप एग्जिस्टिंग स्कीमा में ही उसको इकट्ठा कर रहे हो, सो दैट इज एसिमिलेशन। जब आप न्यू स्कीमा बनाने की कोशिश करते हो या आपको न्यू स्कीमा बनाना पड़ता है, वो अकोमोडेटिंग हो जाएगा। ओके, Children in a democratic culture tends to acquire democratic values and attitudes. ये statement clarify करती है the role of dash factor affecting learning. So ये कौन से factor को जो है वो denote कर रही है, कौन से factor का role show कर रही है हमें। So role of emotional factor, psychological, environmental या cultural. So आप democracy की बात कर रहे हो, society की बात कर रहे हो, democratic values और attitudes inculcate करने की बात कर रहे हो, that will be cultural factor. Okay. In which domain the hierarchy ranges from reflexes and basic movement to non-discursive communication and meaningfully expressive activity. So कौन सी डोमेन में बात हो रही है हायरार्की का, जब आप रिफ्लेक्सेस की, बेसिक मूवमेंट्स की जब बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहां से लेके नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन और मीनिंगफुली आप अपनी एक्टिविटी को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, मीनिंगफुली अपनी बात को कह पा रहे हो, वो किस में इंक्लूडेड रहेगा, तो वो साइकोमोटर डोमेन में इंक्लूडेड रहेगा जी। ओके, द अफेक्टिव डोमेन इंक्लूड्स द मैनर इन विच वी डील द थिंग्स। तो अफेक्टिव में हम इमोशनली डील करते हैं। ओके, जीन पियाजे की थियरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट कितने स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं, सबको पता है, सेंसरी से लेके प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, ऑपरेशनल और आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग चाइल्ड एक्वायर्स द स्किल ऑफ यूजिंग सिंबल्स, लैंग्वेज किस स्टेज पे, सो कौन सी स्टेज पे, वो सिंबॉलिक स्टेज जिसको हम बोलते हैं, तो कौन सी रहेगी, प्री ऑपरेशनल रहेगी। ओके, लोकेलिटी एंड नेबरहुड कम्स, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये हम सब ने बहुत पढ़े हुए हैं, इन क्वेश्चन में तो आपको डाउट आना ही नहीं चाहिए, ना ही कोई मैं लिख के पर्टिकुलरली बताऊं, वो कोई इकट्ठा करने की जरूरत है हमें नोट्स में। ठीक है, लोकेलिटी एंड नेबरहुड
कम्स अंडर विच फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग, तो लोकेलिटी और नेबरहुड आसपास की बात हो रही है तो सोशल फैक्टर में आएगा, कॉमन सेंस है। करिकुलम डेवलपमेंट डज नॉट इंक्लूड, करिकुलम डेवलपमेंट डज नॉट आएगा भाई ये, ठीक है, ये ई और यू की जगह डबल इन्वर्टेड कॉमा आएंगे। इवेल्युएटिंग द लर्निंग आउटकम्स, सेलेक्टिंग द कंटेंट, राइटिंग रिसर्च पेपर्स, ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो करिकुलम डेवलपमेंट की बात हो रही है तो आंसर आपका है, अच्छा हाँ, डज नॉट, ठीक है ना। मैं सोच रही ये कब से आने लग गया, नहीं, राइटिंग रिसर्च पेपर्स नहीं आएगा। आप करिकुलम डेवलपमेंट की जब बात करते हो तो आप पहले आप ऑर्गेनाइज करते हो लर्निंग एक्सपीरियंसेस, देन आप उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड कंटेंट भी इकट्ठा करते हो, फिर आप लर्निंग आउटकम्स भी इवेल्युएट करते हो, तो सारी चीजें रहेंगी उसमें, बट रिसर्च पेपर लिखना करिकुलम डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। द टर्म करिकुलम कौन से वर्ड से, लेटिन वर्ड करिए क्यूरे से ली गई है, तो इसका मतलब क्या है, तो बहुत बार हम पढ़ते हैं रेस कोर्स है इसका मतलब, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये। Which of the following is not a correct way to stop gender inequality? So कौन सा सही तरीका नहीं है, आप चाइल्ड मैरिजेस बंद कर दो, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करो, सही तरीका नहीं है, ओके। इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करो, जॉब अपॉर्चुनिटीज, और बाय सेटिंग डिफरेंट जेंडर रोल्स एंड ड्यूटीज। तो अगर आपने जेंडर रोल्स या ड्यूटीज अलग रख ही दी तो आपने तो स्टीरियोटाइपिंग कर दी ना, तो वो जेंडर इक्वालिटी कहाँ आई, जेंडर इनइक्वालिटी को कहाँ रोक पाए आप। तो ये सही तरीका नहीं है जी कि आप जेंडर रोल्स या ड्यूटीज असाइन कर दें, उससे तो क्या हो जाएगा, जेंडर इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगी, ओके। आप चाइल्ड मैरिजेस रोक रहे हो, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर रहे हो, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ये सारी चीजें जेंडर इनइक्वालिटी को रोकेंगी, ओके। The act of ensuring that all children, despite their differences, receives the opportunity of being part of same classroom as other children of their age. सो ऑब्वियस सी बात है, जब सबको इंक्लूड कर रहे हो बिना किसी भेदभाव के और डिफ्रेंशिएशन के बिना, यानी डिफरेंसेस हैं बट स्टिल आप एक ही छत के नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, सो वो क्या होगी, वो ऑब्वियसली इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, आप सबको इंक्लूड कर रहे हो, right? Which among the following is not a cause of linguistic differences in our country? So कौन सा एक कारण नहीं है, ओके। सो पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, मोरल कॉज और आपका ज्योग्राफिकल कॉज। तो देखो ज्योग्राफी के हिसाब से जब आप अलग अलग जगह हो तो अलग अलग लैंग्वेज बोल सकते हो, वो लिंग्विस्टिक डिफरेंस रहेगा। इकोनॉमी की वजह से भी आपने देखा होगा गरीब लोग कैसे बात करते हैं, और जो हम वेब सीरीज वगैरह में देखते हैं कि काफी अमीर कैसे बात करते हैं, वो भी फर्क पता है आपको। पॉलिटिकल कारणों की वजह से भी आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो मोरल कोज आ जाएगा जी, मोरल कोज कोई रीजन नहीं है लिंग्विस्टिक डिफरेंस का हमारे कंट्री में। Choose the incorrect statement about the importance of inclusive education. So inclusive education, it makes differences more different, नहीं, वो differences को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो ये तो गलत हो गया जी। Civil rights को support कर रहे हैं, incubates the feeling of acceptance, यानी acceptance होएगी, learning भी ameliorate होगी यानी कि enhance होगी, तो बाकी सारी चीजें ठीक हैं, ये incorrect है जी, ये differences को ज्यादा different नहीं करती, differences को कम करने का काम करती है। PIED की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, आप मुझे बताएंगे कि PIED कौन से ईयर में जो है वो लाया गया था, ओके। ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है ये एक प्रोजेक्ट है, किससे रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, इम्प्लीमेंट एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबिलिटीज और इंटीग्रेटेड एजुकेशन की ही बात हो रही है। सो डी तो ऑब्वियसली आएगा, सो फर्स्ट आंसर रहेगा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, ओके। हम एक वो IEDC भी पढ़ते हैं ना, IEDC, IEDSS, ठीक है, सो वो भी आपको पता होने चाहिए कब आए थे। A child who can understand multiple languages shows the importance of dash factor influencing learning, socio-cultural factor, age factor, psychological factor और environmental factor. So एक बच्चा जो multiple languages जानता है, ये उसके socio-cultural factor का effect जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि learning को influence करता है socio-cultural factor, कि वो जहाँ जहाँ रह रहा है वहाँ की language उसको different बनाती रहेगी। Which amongst the following does not come under the importance of diversity? Diversity के अंडर कौन सी चीज नहीं आती? It creates emotional disharmony. नहीं, डाइवर्सिटी हार्मनी भी तो क्रिएट कर सकते हैं, डिसहार्मनी जैसा तो कुछ नहीं है। इट फोस्टर्स द फीलिंग ऑफ यूनिटी, इट हेल्प्स टू एम्पैथाइज द पीपल, इट हेल्प्स पीपल टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। तो जब आप एक्सपीरियंसेस शेयर करने में हेल्प कर रही है तो हार्मनी क्रिएट करने में हेल्प कर रही है, ना कि डिसहार्मनी, ओके। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, हमसे डज नॉट ही पूछा था।
Priyanka is suffering from dyslexia, so which of the following characteristic will she show? तो डिसलेक्सिया है उसको, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक वो दिखाएगी? डाइवर्जेंट थिंकिंग की, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर और लैक ऑफ मोटर स्किल्स. तो डिसलेक्सिया है, रीडिंग डिसऑर्डर है, सो इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली. फ्लुएंटली का मतलब स्पीड बिल्कुल नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना. फ्लुएंटली मतलब कॉन्टिन्यूटी में जब आप चीज को पढ़ते हो आराम से भी चलेगा, वो जरूरी नहीं है स्पीड में पढ़ रहे. Dash is the comprehensive integrated flagship program of the Government of India to attain universal elementary education in country in a mission mode. तो कौन से उसके लिए? यूईई की सबसे बड़ी बात, ज्यादा बात हम सर्व शिक्षा अभियान में करते हैं जी, वही आंसर रहेगा. सर्व शिक्षा अभियान यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ही शुरू किया गया था. Traditional curriculum was centered around whom and who predominates in it? सो ट्रेडिशनल करिकुलम टीचर के अराउंड सेंटर्ड है, और कौन प्रीडोमिनेट करता है? ओके, टीचर के अराउंड सेंटर्ड है, बट बोथ तो नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट के अराउंड सेंटर्ड है और टीचर जो है वो प्रीडोमिनेट करता है. ओके, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड लर्निंग इन. तो सोशियो कल्चरल फैक्टर नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं बच्चे की लर्निंग को, तो आंसर सेकंड हो जाएगा. Which amongst the following 34 हाँ, which amongst the following article provides the provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years? So ये बात किसने बोली थी? So देखो ये पर्टिकुलरली तो आपने किस में बात की थी? बिलो 6 की बात कर रहा है ये. 6 to 14 की बात हो रही है 21A में. ओके, 6 से 14 साल की अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात नहीं हो रही है. अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात कौन सा कर रहा है? आर्टिकल 45 कर रहा है. ओके, उस आर्टिकल में की गई थी, उसके बाद हमने क्या किया, उसको रिपील करते हुए 6 to 14 वाला जो है वो एजुकेशन 21A में ऐड कर दी. अर्ली चाइल्डहुड की बात हमने टेक्निकली नहीं की 21A में. विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कॉम्पोनेंट ऑफ करिकुलम. तो करिकुलम का देखो कंटेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे हैं, ये सारे कॉम्पोनेंट रहेंगे करिकुलम के. रिसर्च कोई कॉम्पोनेंट नहीं है करिकुलम का. Dash is the condition of being arranged in social strata or classes within a group. तो social stratification, social equilibrium, social classification, social belongingness. तो कौन सी condition है जिसको हम social strata या social classes की तरह उसको arrange करते हैं, तो stratify करते हैं ना, layering बनाते हैं. social stratification is the answer. It refers to the transfer of assets or service functions from public to private ownership or control and the opening of closed areas to private sector only. So अब क्या कर रहे हो आप? प्राइवेट ओनरशिप दे रहे हो पब्लिक की बजाय. सो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम लिबरलाइज तो कर रहे हैं. लिबरलाइज करना इज लाइक आप सबको आज़ादी देना, बट आप जब आप ट्रांसफर कर रहे हो ना एसेट्स को पब्लिक टू प्राइवेट की तरफ, तो वो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है जी. ओके, एलपीजी रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना हम, ये आपके लिबरलाइजेशन, देन आपका ये पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन. अ डैश इज डिफाइंड एज अ सेटिंग कैरेक्टराइज्ड by technological innovations and increasing human interconnection and globalization. It brings about changes such as increased life expectancy, literacy, gender equality and brings a natural equilibrium. तो किसकी डेफिनेशन है ये? रेजिडेंशियल सोसाइटी की, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की या एजुकेशनल कैंपस सोसाइटी की? क्या बात कर रहे हैं हम इसमें कि कैरेक्टराइज बाय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और ह्यूमन इंटरकनेक्शन, ग्लोबलाइजेशन सब बढ़ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, इन सब में. सो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सबकी बात कर रहे हैं ना, तो आंसर आपका बी आएगा, कंटेम्प्रेरी. सिर्फ इंडियन सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ रेजिडेंशियल की बात नहीं कर रहे, हम सबकी बात कर रहे हैं. तो कंटेम्प्रेरी जो साथ साथ चल रही होती है उसकी बात कर रहे हैं. Identify which one of the following is not a type of curriculum. So explicit curriculum, hidden curriculum, excluded curriculum और class curriculum. आंसर आपका सी आ जाएगा जी. क्लास करिकुलम करके कुछ नहीं होता, करिकुलम पर्टिकुलर कोर्स का होता है जो हम देखते हैं. ओके, तो ये टाइप नहीं है. हिडन करिकुलम टाइप माना जाता है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, नल करिकुलम. ये नल करिकुलम वही है जिसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है टेक्निकली. ओके, who gave the following definition of curriculum? Curriculum should be conceived as an epitome of rounded
होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन रेस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपने NIOS का या कई मटेरियल बहुत डिटेल में पढ़ रखा हो तो ही आप एग्जैक्ट आंसर दे पाओगे, आंसर फ्रोबेल रहेगा जी। Which one of the following comes under the merits of grammar translation method? So rendition, okay. New words in this method provides comprehensible understanding of the learner. It relinquishes the confidence from the learners, emphasis on the mother tongue, and hence the target language remains ignored. This method focuses only on reading and writing. देखो only वाला तो usually हमेशा ही गलत होता है, okay, most of the time 99.99%. ओके, मदर टंग पे फोकस कर रहे हो इसलिए बाकी टारगेट लैंग्वेज इग्नोर हो रही है, ये भी कोई चीज नहीं है, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात हो रही है, नए वर्ड्स आप जब बता रहे हो तो लर्नर को समझाने के लिए आप कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो उनको, फर्स्ट विल बी द आंसर। चाइल्ड लर्न्स हिज डैश लैंग्वेज प्राइमरीली फ्रॉम, ओके, सो बच्चा जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो पेरेंट्स और केयर टेकर से सीखेगा, या फर्स्ट लैंग्वेज स्कूल और कम्युनिटी, स्कूल और कम्युनिटी से तो दूसरी लैंग्वेज सीखेगा ना, स्कूल से दूसरी सीखेगा, फैमिली से पहली सीखेगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। सो यहाँ भी कुछ वर्ड आना होगा, बट सही आंसर ये है जी, फर्स्ट लैंग्वेज प्राइमरीली आप पेरेंट्स और केयर टेकर्स से सीखते हो। Identify the correct sequence of general objective of teaching and learning the English language. तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की बात करते हैं। LSRW आपका आंसर हो जाएगा जी। ओके, स्पीक, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 बेसिक जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं जब भी आप इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज पढ़ाते हो, स्पेशली इंग्लिश। लैंग्वेज डिले इन अ चाइल्ड कैन नॉट रिजल्ट फ्रॉम, सो लैंग्वेज डिले किस वजह से नहीं आ सकता, मेंटल रिटार्डेशन की वजह से आ सकता है, ऑटिज्म की वजह से आ सकता है क्योंकि वो बात नहीं करेगा, सोशल इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होगा, हेरिडिटी डिजीज जो है उसकी वजह से भी आ सकता है, बट हियरिंग इंपेयरमेंट अगर है तो आपकी लैंग्वेज डिले हो रही है, ये कोई मेजर रीजन नहीं है, ठीक है। तो हेरिडिटी डिजीज या इंपेयरमेंट इस वजह से नहीं होगा जी। Which one of the following is not an objective of using ICT in education? So ICT का include ना करना, यानी सॉरी ऑब्जेक्टिव जो है ICT को यूज करने का वो क्या नहीं है, ओके। सो टू एमिलियोरेट, अब हमें ये वर्ड पता चल गया है, एनहेंस की बात हो रही है, यानी क्वालिटी एनहेंसमेंट की बात कर रहे हो आप रिमोट एरियाज में, सो ऑब्वियसली वो एक ऑब्जेक्टिव है कि दूर से नहीं आ पाएंगे बच्चे, सो आप जो है ICT इंक्लूड कर रहे हो। हाइड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी शो करने के लिए ICT यूज हो रहा है आजकल कि सब चीजें ऑनलाइन है, कोई फ्रॉड नहीं हो रहे हैं, तो ये गलत है जी, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये आएगा प्रोवाइड, टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी थ्रू ऑनलाइन मीडियम ऑफ एजुकेशन और टू एलिमिनेट द वेस्टेज ऑफ मैनुअल लेबर जो टीचर्स करते हैं उससे, सो ये सारी चीजें सही हैं जी, बट ये ट्रांसपेरेंसी हाइड करने वाला कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ओके। आंसर इसका नहीं दे पाई मैं, बट इसका यही आएगा, ठीक है। Identify the best strategy to explain the 1/4 is less than 1/3. So 1/4 कम होता है, 1/3 ज्यादा होता है, यानी ये तीसरे हिस्से की बात हो रही है, चौथे हिस्से की, जैसे ये है, सो इसकी अगर मैं बात करूं या मैं इसकी बात करूं तो ये होंगे 4 हिस्से, सो ये वाला और ये होंगे 3 हिस्से अराउंड, तो ऑब्वियसली ये 1/3 ज्यादा है ना, सो ये दिखाने के लिए मैं पेपर स्ट्रिप यूज करूं, क्ले टॉयज यूज करूं, LCM मेथड या चार्ट यूज करूं, तो मैं पेपर स्ट्रिप्स यूज करूंगी कि देखो ये 1/3 है, ये 1/4 है, ओके, तो पेपर स्ट्रिप्स यूज कर लेंगे। Sakshi is teaching in a school. Pick out the following quality which makes her different from the conventional teacher. So Sakshi स्कूल में पढ़ा रही है, conventional teacher से उसको क्या अलग बना रहा है, वो चॉक एंड टॉक मेथड को प्रमोट कर रही है, वो तो सब करते आए हैं अब तक, डिडक्टिव अप्रोच यूज कर रही है, वो भी करते हैं, इसमें तो कुछ डिफरेंट नहीं हुआ। शी डज नॉट यूज टीचिंग एड्स वाइल टीचिंग, ये क्या बात हुई, टीचिंग एड्स तो यूज करने चाहिए, बल्कि वो तो अच्छी बात होगी। शी इज फेमिलियर विद ICT, अगर उसको ICT का पता है तो कुछ नया कुछ अलग पता है, ये उसको डिफरेंट बनाता है, ओके। विनोद इज टीचिंग मैथमेटिक्स इन अ प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी की स्पेलिंग ठीक कीजिएगा। चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज लेसन प्लान, सो प्राइमरी स्कूल में मैथ्स पढ़ा रहा है, ठीक है। फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, बच्चों को एक्स्ट्रा होमवर्क देना, राइटिंग एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर फर्दर रेफरेंसेस या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स थ्रू इंडक्टिव मेथड, कौन सा बेटर लग रहा है, ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, ठीक है, सो वो ज्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन एज कंपैरिजन टू बाकी जो दिए हैं। To enhance the language acquisition skills in 2 to 3 years children, पेरेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स shouldn't talk to them,
ऑब्वियसली पेरेंट्स को बात करनी चाहिए ना, कि बात बिल्कुल ही ना करो आप, ठीक है। पेरेंट्स को एनकरेज ना करें बच्चे को नया वर्ड यूज करने के लिए, एनकरेज करना चाहिए, बल्कि शुड नॉट नहीं, शुड एनकरेज। शुड नॉट आस्क द चाइल्ड येस और नो क्वेश्चन, ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप लैंग्वेज एनहेंस करना चाह रहे हो इसलिए आप येस नो वाले आंसर ही नहीं पूछ रहे हो, आप बिल्कुल सब्जेक्टिव टाइप ही जा रहे हो। चेस्टाइज द स्टूडेंट, चेस्टाइज का मतलब आप सम सॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइज ही लगा लीजिए, तो शुड नॉट क्रिटिसाइज द चाइल्ड। बच्चा सीखने की स्टेज में है, आपको उसकी क्यूरियोसिटी एनहेंस करनी है, ना कि दबानी है, तो आप क्रिटिसाइज मत करो उसको। Choose the statement which best describes ICT in education. ICT makes teaching learning more effective. ICT technology है. ICT act as a liability for creating diversity. Liability नहीं है, asset है ICT. ICT makes young learners lethargic. ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सो बेस्ट क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये तो बेस्ट नहीं डिस्क्राइब कर रहा, ठीक है। टीचिंग लर्निंग को ज्यादा इफेक्टिव बना रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये आएगा आंसर। बैबलिंग की जो स्टेज है लैंग्वेज एक्विजिशन में, वो किस एज के बीच में होती है? 0 से 3 मंथ्स, 4 से 7, 9 से 12 या 6 से 8। तो 6 के बाद बच्चा यूजुअली 4 से 6 के बीच में थोड़ा बहुत बैबलिंग शुरू हो जाती है, तो 6 से 8 आप बोल सकते हो, ओके। One word stage in language acquisition is known as cooing stage, telegraphic stage, mono stage या holophrasitic। तो आंसर आ जाएगा holophrasitic, यानी सेम एक ही फ्रेज की बात हो रही है, एक वर्ड की बात हो रही है। Which statement is incorrect in regards to objectives of teaching mathematics at primary level? Okay, कौन सी गलत है वो आपसे पूछी है। To develop logical thinking among children, children should learn to enjoy mathematics। ठीक है, चिल्ड्रन मेकिंग मैथमेटिक्स अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस रियल लाइफ, इनकलकेटिंग अ फीलिंग ऑफ एवर्जन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स अमंग चिल्ड्रन। तो आप गलत खराब फीलिंग थोड़ी ना उसके अंदर इनकलकेट करोगे, तो ये गलत हो गया ना, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा, ओके। अ चाइल्ड ब्रॉट अप इन अ बिहारी फैमिली, जहां सारे के सारे हाउस मेंबर्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से बिहारी में, चाइल्ड ऑटोमेटिकली सेम लैंग्वेज जो है उसमें ग्रो हो रहा है, तो वो सीखेगा। आइडेंटिफाई दैट लैंग्वेज लर्न बाय चाइल्ड विद इन हिज फैमिली एनवायरमेंट, वो क्या होगी? वो ऑब्वियसली उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। रीजनल तो चलो होगी ये आसपास की, बट फर्स्ट लैंग्वेज होगी ना। अब वो बिहारी फैमिली हो सकता है कहीं और रह रही हो, तो वहां की रीजनल लैंग्वेज कुछ और भी हो सकती है, बट सबसे पहले तो बच्चा घर में सीख रहा है, तो फर्स्ट लैंग्वेज होगी। The use of objective-based teaching and testing does not include clear curriculum definition, ambiguity over syllabus, apparent student outcome और assured assessment validity. So use की बात कर रहे हो जब आप objective-based teaching और testing में, क्या चीज included नहीं है? तो क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है जी? एम्बिग्यूटी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सो एम्बिग्यूटी नहीं होगी जब आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग पे जा रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स पे जा रहे हो, तो एम्बिगुअस तो है नहीं ना चीजें वहां, ओके, क्लियर है। Which one of the following is not a characteristic of first language? Main focus is on communication. बिल्कुल सही बात है, ये तो characteristic है। It doesn't require grammar rules and construction instructions. It can be taught in formal teaching situation only. ये सबसे गलत है। फॉर्मल में नहीं सिखा सकते आप। फर्स्ट लैंग्वेज हम यूजुअली इनफॉर्मल सेटिंग में घर में सिखाते हैं। इंस्टिंक्ट और नेचुरल प्रोसेस होता है और इसको कोई ग्रामर या रूल्स की जरूरत नहीं होती है। आंसर सी आ जाएगा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी तीनों हैं। Which of the following does not comes under the use of ICT in education? It helps a teacher to teach creatively, कर सकता है help. It makes teaching learning monochromatic. मोनो तो नहीं बनाता टेक्निकली. It shifts the outlook of learner from hard work to smart work. ये बात ठीक है. It expedite sharing of resources. तो हाँ, resources को share करने में बढ़ावा दे रहा है. So ये monochromatic बनाता है, ये reason नहीं है जी. ये नहीं आएगा आईसीटी के यूज के अंदर, ठीक है। बल्कि ये तो बहुत सारे रंग भर देता है एक तरीके से आईसीटी जो है। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंट्रा कम्युनिकेशन, इंटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ना। अगर आपको आईसीटी की फुल फॉर्म पता है, वही पता हो गया, आंसर सही। बट ए बाइट कंसिस्ट, तो ये आपका 8 बिट्स जो है वो आती है। ये आप आईसीटी वाले टॉपिक में भी पढ़ोगे जो आपके बचे हुए 10 नंबर के लिए है। आईसीटी प्रमोट्स डैश एंड डैश स्किल्स, डिबेटिंग और ये कुछ तो आएगा, कौन सी स्किल्स हैं? हायर ऑर्डर थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स, राइटिंग और स्पीकिंग, कुकिंग और गार्डनिंग स्किल्स। आईसीटी कुकिंग गार्डनिंग तो नहीं करेगा, ठीक है। लिखने का प्रमोट कर सकता है, बट हायर ऑर्डर थिंकिंग, तो हायर ऑर्डर विल बी द आंसर। हायर ऑर्डर
थिंकिंग स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेगा आपकी। ओके, OBPTA मॉडल स्टैंड्स फॉर, ये फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, आगे के लिए काम आएगी। ऑब्जेक्टिव बेस्ड, यहां तक तो सेम ही है सारा का सारा। पार्ट टेस्ट एनालिसिस, प्लान टीम एसोसिएशन, पार्ट टाइम असेसमेंट या प्लानिंग टीचिंग और असेसमेंट। बहुत लॉजिकल साइड्स, लाइक आपको नहीं भी पता तो भी आप डी के साथ जाएंगे और वही आंसर है आपका। ठीक है, पार्ट टाइम, प्लान टाइम, टीम, या जो है आपका पार्ट टेस्ट एनालिसिस, ऐसा कुछ नहीं है। ये OBPT है जी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग करोगे, टीचिंग करोगे और फिर असेसमेंट करोगे। फोकस किस पे है? ऑब्जेक्टिव्स पे है कि उनको कैसे पूरा किया जाए, कैसे टीच किया जाए और कैसे असेसमेंट करके हम ऑब्जेक्टिव के लर्निंग आउटकम्स देखें। From the given activities, choose the best activity in which the child will be able to develop his understanding of spatial concepts. तो कौन सी जगह पे वो spatial concept ज्यादा better develop कर पाएगा, यानी space में चीजों को देखना, imagine करना। Locating cities on a map, representing numbers on a line, observing a sunrise time और drawing या making a रंगोली। तो spatial concept वो रंगोली मेकिंग में या ड्रॉ करने में, कोई चीज जब आप ड्रॉ करते हो तब आप चीजों को बेटर समझ पाओगे, तो वो वहां से स्पैटियल कॉन्सेप्ट्स को बेटर समझ पाएगा। सनराइज से कोई लेना देना नहीं है और ये दोनों सेम ही चीज होगी कि आप एक 3D में कोई चीज जो है वो मैप कर रहे हो, वहां पे पता कर रहे हो, देख रहे हो। ओके, टेक्स्ट बुक ऑफ EVS इज चाइल्ड सेंटर्ड सो दैट चिल्ड्रन लर्न बाय रोट लर्निंग, अच्छा लर्न बाय एक्सप्लोरिंग नॉट रोट लर्निंग, ठीक है। रिसर्च और सब नोट बाय सब्जेक्ट, लर्न बाय नॉलेज नोट बाय स्किल, लर्न बाय थियरी नोट बाय प्रैक्टिकल। नहीं, हम प्रैक्टिकल को प्रेफर करते हैं तो नोट बाय प्रैक्टिकल या नोट बाय स्किल नहीं आएगा। ठीक है, बच्चे एक्सप्लोर करके सीखें, ना कि रोट लर्निंग से, दिस विल बी द बेस्ट आंसर। ठीक है, Neha wants to teach about types of cropping in EVS. So what amongst the following would be the most suitable teaching method? So project method, discussion method, demonstration method या chalk and talk. तो chalk and talk के साथ हम नहीं जाते हैं, so ये for sure नहीं रहेगा। ठीक है, आंसर आपका रहेगा जी प्रोजेक्ट। वो उनको प्रोजेक्ट दे दे, ठीक है, उस तरीके का काम ज्यादा बेटर रहेगा, बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। Dash refers to the process through which we learn about the culture we live in. So जब हम जिस कल्चर में, इट्स लाइक मैं बाहर देश जाके रहने लग गई तो मैं उनके आसपास के कल्चर से सीखने लग गई। ठीक है, सो ये क्या रहेगा? ये एनकल्चरेशन रहेगा जी। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसमें, अच्छा ये बताना अकल्चरेशन क्या होता है? ठीक है, और अकल्चरेशन और एनकल्चरेशन में क्या फर्क है? जो भी बच्चा इसको सीरियसली देख रहा है वो मुझे फॉर श्योर कमेंट करके बताएगा कि इन दोनों में क्या फर्क है। Okay, choose the odd one out among the following statements about the need for drama and art in education. So odd one out यानी different statement बतानी है चारों में से। It assists students to become more confident and well groomed. It brings students close to their environment. It makes students aloof from their studies and it enables students to enjoy teaching learning. मोर कॉन्फिडेंट बना रहा है, एनवायरमेंट के करीब ला रहा है और आपके जो है वो टीचिंग लर्निंग को इंजॉयबल बना रहा है। तो ओड क्या हो गया? थर्ड वन। ठीक है, सो ये अलूफ फ्रॉम स्टूडेंट स्टडीज, दूर नहीं लेके जाता या चीजें ना सीखने की तरफ नहीं लेके जाता। ओके, विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय सोशल स्टडीज टीचर? तो सोशल साइंस का जो टीचर है यानी सामाजिक विज्ञान का टीचर कौन सी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेगा? मेकिंग रियल लाइफ कनेक्शंस विद टॉपिक, अगर सोशल साइंस का टीचर है, हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कैसे रियल लाइफ में चीजों को कनेक्ट करके दिखाएगा? ऑब्वियसली दिक्कत आएगी। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स से डील करना, ये भी एक प्रॉब्लम है। रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट प्रोफेशनल स्टूडेंट टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ प्रोफेशनल भी रहे और एक हेल्दी गैप मेंटेन करे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी चीज है। ओके, और हमसे वही पूछी थी। Choose the most appropriate statement which describes the best way to promote good emotional health in children. So अच्छी emotional health जब बच्चों में आप जो है प्रमोट करना चाह रहे हो तो कौन सी बेस्ट तरीका है? By letting the child be inactive? नहीं। By letting the child being unceasingly diligent in following a healthy lifestyle, by letting the child to create dissonance in communication with family, by not letting the child to have enough time for his or her play. तो देखो प्ले के लिए भी हमें टाइम देना है, ये गलत है।
ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन के मतलब होता है ना एक डिसोनेंस क्रिएट कर देना कम्युनिकेशन में जब फैमिली के साथ हो, ये भी नहीं है। ये ठीक है जी कि आप जो है बच्चे को अनसीजिंगली यानी बिना रोके डिलीजेंटली जो वो फॉलो करना चाह रहा है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, उसके लिए आप प्रमोट कर रहे हो, तो अच्छी इमोशनल हेल्थ भी उसकी अच्छी रहेगी अगर उसका लाइफस्टाइल हेल्दी रहेगा। वो टाइम से खाएगा, टाइम से सोएगा, अच्छा खाएगा, हेल्दी खाएगा। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर वो जिएगा तो हम गुड इमोशनल हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं। Dash in the gardening is done to provide support for plant stems. So culling, stacking, fertilizing या dead heading, तो आंसर आपका स्टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, आप जब ये स्टेकिंग वाला जो है आप क्या कर रहे हो, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो प्लांट का जो तना है उसको। ठीक है, गार्डनिंग में ये टेक्निक है। For teaching of EVS, you are organizing a field trip for plant study. What according to you does not comes under the objective of this field trip? So ambiguity during classification of them on the basis of diversity, identification of familiar plants by their name, recall the differences, shape, size, pattern, shape आएगा ये, shape, size, pattern, texture, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द डिफरेंसेस इन देयर एक्सटर्नल फीचर। देखो बाकी सारे पॉजिटिव ऑप्शंस हैं, ये एम्बिग्यूटी वर्ड ही एम्बिगुअस क्रिएट कर रहा है, सो डज नॉट कम अंडर द ऑब्जेक्टिव। सो अगर आप एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहे हो वो ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। ओके, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स यानी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, ये हमें पढ़नी है अच्छे से। डेवलपमेंट ऑफ सोशियो psychological aspects like leadership, team spirit, development ही आएगा ये भी, development of motor abilities like strength, speed, endurance, flexibility, reinforcement of malign फिटनेस हैबिट्स इन, तो वो था ना खराब फिटनेस हैबिट्स की बात हो रही है, फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होएगा। सो आप खराब फिटनेस हैबिट्स क्यों आपकी लाइफस्टाइल में, वो तो ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, आप लेके आओ, सो इनकरेक्ट हो जाएगा जी थर्ड। फिजिकल एजुकेशन हैज इवॉल्व्ड एज अ कैसा सब्जेक्ट, मोनोटोनस सब्जेक्ट, मल्टीडिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल। सो मल्टीडिसिप्लिनरी में सारा कुछ ही आ गया, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल सारी चीजें, एंड इट्स स्कोप इज नॉट कन्फाइंड, एक जगह तक जो है वो सीमित नहीं है इसका स्कोप। ओके, चूज द स्टेटमेंट विच डज नॉट डिस्क्राइब बेनिफिट्स ऑफ योगा इन अ प्राइमरी स्कूल। सो डज नॉट डिस्क्राइब द बेनिफिट्स, improves आएगा भाई, improves memory and attention of the student, dwindling of students self confidence and esteem, aids the students to maintain the weight, boost the immunity. So benefit क्या है जी, immunity को boost करना, memory को, attention को improve करना, aids the student to maintain weight। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा जी, सेकंड आ जाएगा, यानी स्टूडेंट के सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है आप गड़बड़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज नहीं। अगर मुझे ड्विंडलिंग का मतलब नहीं भी पता है तो मुझे इतना समझ आ रहा है कि ये नेगेटिवली बोल रहे हैं, बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल पॉजिटिव हैं। ओके, by using local resources, teachers can help students to dash their own knowledge, to receive, to skill, to observe या to construct their own knowledge, develop dash providing them, develop skills, providing them direct learning experiences। ठीक है जी, कंस्ट्रक्ट। सो ये क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स को आप हेल्प, टीचर जो है बाय यूजिंग लोकल रिसोर्सेज स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स एंड वैल्यूज, प्रोवाइडिंग देम डायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। डिप्रेशन, सेल्फ हार्म, एंजाइटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, ये किसके एग्जांपल्स हैं, आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश हेल्दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय चिल्ड्रन, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, स्पिरिचुअल या इमोशनल। तो ऑब्वियसली ये इमोशनल। ठीक है, इमोशंस की वजह से आप एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है, ज्यादा खा रहे हो ना, बिल्कुल ही नहीं खा रहे हो, स्टार्व कर रहे हो, तो ये सारे के सारे इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे फेस करते हैं, स्पेशली एडोलेसेंस के टाइम पे। Dash aims to provide young people with accurate, age-appropriate and culturally relevant information, promote healthy attitudes and develop skills to enable them to respond to real-life situations effectively. So, कौन सी education aim करती है? जुवेनाइल एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, यूथ एजुकेशन या फिर अडोलेसेंस एजुकेशन। सो आंसर आपका अडोलेसेंस एजुकेशन आ जाएगा, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसी टाइम पे आप फेस कर रहे होते हो, रियल लाइफ सिचुएशंस। ओके, Soma wants to teach about equity in her classroom. Choose the most suitable method. कौन से मेथड से वो समझाए? कोई भी चीज आपसे पूछी जाए, चॉक एंड टॉक मेथड सबसे लास्ट में ही आएगा। ओके, फील्ड वर्क असाइन कर दो, प्रोजेक्ट दे दो या क्वेश्चन आंसर मेथड, तो आपका असाइन कर दो, फील्ड वर्क असाइन कर दो, वो जाके देखेंगे, करेंगे, उनको पता चलेंगी चीजें। ठीक है, अगर ये चीज नहीं होती तो हम प्रोजेक्ट के साथ चले जाते।
Parent and community resources can help primary children to understand EVS better. Extra homework देके नहीं, project work देके या engaging them in real life activities related to environment और telling them to play indoor play की भी बात नहीं करेंगे. So research project उनको दे दो या real life activity में include करो. तो कौन सा सही रहेगा? Real life activity, क्योंकि उसमें बच्चे ज्यादा included हैं और real life activity है ऊपर से. Okay? तो वो engaged है उसमें. हो सकता है आप रिसर्च प्रोजेक्ट दो और वो आईसीटी की हेल्प से बना के ले आए, ठीक है. सो वो रियल लाइफ वाली चीज फॉर श्योर थर्ड में है ही है. Dash is a teaching technique that focuses on the investigation of real world problems using mathematics as a tool to make sense of the situation and map out possible solutions. तो कौन सी teaching technique focus कर रही है? Investigation, वो भी real world problem में. CRA model, 5E lesson model, demonstration method या mathematical modeling method. तो आंसर आपका क्या आ जाएगा जी? Mathematical modeling. ओके अच्छा 5E कौन से हैं ये? 5E मुझे आप बताओगे और CRA की फुल फॉर्म बताओगे. Which of the following is not accepted as a role of teacher in encouraging creative expression among students? तो कौन सा creative expression encourage बच्चे के लिए आप creative expression उसको express कर पाए वो अपने आप को creatively, उसके लिए encourage करे teacher, वो नहीं है. So not accepted as a role of teacher. Rant at them फॉर देयर अनयूजुअल आइडियाज, आप उनके ऊपर झीक रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, ये तो गलत है जी. स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने दे रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो उनकी चॉइसेस, एक्नॉलेज कर रहे हो, तो टू फ्रेम देयर ओन ग्रुप्स, तो ये सारी चीजें ठीक है, बट उनके ऊपर झिड़क देना, रेंट करना, वो गलत है. Choose the most favorable statement about social science. It does not focus on homogeneity. It is subjective. It promotes the foundation of for an analytical creative mindset. It is not concerned with diverse concern. मोस्ट फेवरेबल स्टेटमेंट आपसे पूछी है तो मोस्ट फेवरेबल में क्या आ जाएगा? आंसर आपका बी आ जाएगा कि ये फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है एनालिटिकल और क्रिएटिव माइंडसेट के लिए. एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम कई बार आ चुका है ये, कभी कभी ये पूछा है कि फुल फॉर्म क्या है, कभी पूछ लिया कौन से ईयर में आया है, तो आपको पता हो. मैंने स्पेशल भी एक वीडियो डाल रखी है, आप AEP या एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम इनकलकेट लर्निंग डालोगे आपको दिख जाएगा. Select the incorrect statement regarding work education. It strengthens problem solving, critical thinking skills, professional readiness create करता है, create asymmetric coordination between hand and brain. Work education symmetric coordination जो है वो बनाता है. It is based on principle of learning by doing. ये बात ठीक है. Incorrect आपसे पूछी थी तो आंसर आपका C हो जाएगा जी. ठीक है. SMC doesn't ensure appointment की full form spelling ठीक कीजिएगा. Appointment of teachers, welfare of teachers and staff, content of lesson planning and fees and other charges. तो कौन सी चीज ये ensure नहीं करती? lesson planning टीचर का काम है, ना कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का. Needing to release energy with sudden outburst of activity is an emotional characteristic displayed by. So कौन सा बच्चा ये जो है वो क्या होता है ना, एकदम से एनर्जी रिलीज करने की नीड हो रही है सडन आउटबर्स्ट ऑफ एक्टिविटी के साथ, कि आप एकदम से सब कुछ किसी के ऊपर फूट पड़े हो एक तरीके से. तो आंसर क्या हो जाएगा जी? एडोलेसेंट आ जाएगा, क्योंकि एडोलेसेंट बहुत सारी इमोशनल चीजों से जूझ रहा होता है. सो वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है, वो बिल्कुल ऐसे भड़क सकता है एकदम से, बहुत सारी चीजें एकदम से आउटबर्स्ट हो सकता है उसका इमोशनल. सो वो चीजें एडोलेसेंट में नजर आएंगी. ओके एडल्ट में भी नहीं आएंगी, गिफ्टेड चाइल्ड में भी नहीं आएंगी, स्लो लर्नर तो वैसे ही स्लो है, ठीक है, तो वो नहीं एकदम से गुस्सा करेगा. In reference to work education program, a child's brain should be educated through. तो आर्म से, आईज से, लेग से और हैंड. तो वर्क एजुकेशन की बात हो रही है, हाथों की बात हो रही है, काम करवाना बच्चे से, फिजिकल वर्क की बात हो रही है. In service training for teachers has also a plethora of problems. तो in service teacher training में बहुत सारी problems हैं. हमें एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है जो इन प्रॉब्लम्स को, मतलब इनमें से कौन सी एक बेटर प्रॉब्लम दिखा रहा है कि भाई ये तो सबसे बड़ी ही प्रॉब्लम है. ओके सो इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड्स आएगा भाई, प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ टीचर. हाँ ये बात ठीक है, ये तो प्रॉब्लम नहीं है. इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम टू द पार्टिसिपेटिंग स्टाफ मेंबर्स. देखो ऐसे कुछ बहुत बड़ी इनकम तो नहीं होती है इसके अंदर, बट कैंप्स वगैरह अटेंड करने के लिए कुछ एक अमाउंट पर बहुत बहुत कम होता है, बहुत कम. ठीक है, इट्स लाइक वही 100 रुपए 10 रुपए इस टाइप वाली सिचुएशन में कुछ तो होता है थोड़ा बहुत, बट एडिशनल इनकम, हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह काम कर भी रहा है अगर, तो वो प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है,
In service education program is capital intensive and most of participants are self sponsored. तो यानी कि जब आप इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग करवा रहे हो तो बहुत खर्चा लगेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, आपको स्पीकर्स बुलाने पड़ेंगे बाहर से बताने के लिए, एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ेंगे, तो कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा। और अगर ज्यादातर पार्टिसिपेंट सेल्फ स्पॉन्सर्ड हुए यानी टीचर्स के ऊपर भार आ रहा है, ठीक है, पैसों का, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम सप्लाइज क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स, ये बोल सकते हैं हम, ये प्रॉब्लम नहीं है एटलीस्ट। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है जी? प्रॉब्लम थर्ड स्टेटमेंट है। ओके, which one of the following does not comes under the major aims and objectives of conducting PTA in schools to bring home and schools in close contact? ये तो बात अच्छी है। To insecure laws and protection for children, to raise the standard of home life of the child, to foster their involvement for school events. So does not comes under पूछा है, so ये insecure laws लेके आने का कोई इरादा नहीं है, ना ही ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव है पेरेंट टीचर एसोसिएशन का। Which of the following statements does not come under the importance of work education? It improves the development of essential life skill, ठीक है। It teaches students to disrespect workers, नहीं, रिस्पेक्ट करना सिखाएगा, क्योंकि आप उनसे लेबर वाला काम करवा रहे हो, दिखा रहे हो उनको कैसे काम होता है। ओके, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ये फूड न्यूट्रिशन हाइजीन। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशली डिजायरेबल वैल्यूज, सारी चीजें ठीक है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे आप, तो ये डिसरिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट करना सिखा रहा है वर्कर्स की, लेबरर्स की। Schools can promote physical health of students by giving extra time to academic subjects. Academic को ज्यादा दोगे तो physical health कैसे promote हुई? Remove कर दिया आपने class hour sports वाला time table से, ये भी गलत है। Rarely आप PT कर रहे हो, doing PT in the meeting, supporting intra and inter school sports. तो आप जब खेलों को बढ़ावा दोगे तब physical health को promote करोगे। Okay, DASH is a multi-component approach by which schools use all opportunities for students to make them physically active for more than 60 minutes a day. So full form पूछिए, नहीं पता होगी तो नहीं पता होगी, आंसर आपका फर्स्ट आएगा, Comprehensive School Physical Activity Program, CSPAP, PAP, याद रखिएगा इसको। Being busy in labor with the objective of earning bread is the synonym of, तो काम का सिनोनिम है भाई ये, काम का, ठीक है, वर्क, लाइवलीहुड, ठीक है, यानी आप आजीविका कमा रहे हो अपने खाने के लिए, जब आप पैसे कमा रहे हो तो काम करके आप अल्टीमेटली, सिनोनिम है ये आजीविका, अर्निंग ब्रेड मतलब आजीविका कमाना, लाइवलीहुड। ओके, राशि इज फिजिकली इनएक्टिव, शी कैन हैव इंक्रीज रिस्क फॉर डिजीज, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, स्लो लर्निंग। सो अगर वो इनएक्टिव है तो डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए हमेशा बोलते हैं एक्टिविटी करो, जबकि मतलब पता होता है बट स्टिल आप नहीं कर पाते, बट करनी चाहिए। Okay, schools are in a unique position to help students attain the nationally recommended or more of moderate to vigorous physical activity daily. तो schools unique position में वो बच्चों को क्या help करना चाह रहे हैं, नेशनल लेवल पे क्या recommended है, तो नेशनल लेवल पे 60 मिनट्स का, अभी तो पढ़ा ऊपर CSPAP, ठीक है, 60 मिनट्स का विगरस, मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी recommended है डेली। Carl Rogers believed that self concept was made of 3 different parts. Identify the wrong part. तो wrong part कौन सा है? इन्होंने बोला self concept, तो self image, self esteem, self discovery, self ideal self का आंसर आपका self discovery अलग है, ideal self, real self की बात करते हैं, उसमें हम self image और self esteem की भी बात करते हैं। How can a teacher helps adolescents? By expressing respect, care, love, बात तो ठीक है, बाय एस्टेब्लिशिंग पीयर प्रेशर नहीं, बाय डिस्करेजिंग देम नहीं, बाय बीइंग कैप्रिशियस टू देम, देखो मुझे नहीं पता कैप्रिशियस का मतलब क्या है, लेकिन पॉजिटिव तो नहीं है, ये फीलिंग आ रही है, सो पहली वाली ठीक है जी, बाय एक्सप्रेसिंग रिस्पेक्ट, लव, केयर टू देम, आप हेल्प कर सकते हो बच्चों की। ओके, which one of the following, which one of these is not an example of in service teacher trainings? वर्कशॉप है, सेमिनार है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, या एग्जीबिशन है। सो आप एग्जीबिशन में क्या चीज करोगे, कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हो, एग्जीबिशन में तो शो कर रहे हो ना आप कोई चीज। ओके, क्लासरूम फिजिकल एक्टिविटी कैन नॉट बेनिफिट स्टूडेंट्स बाय रिफाइनिंग देयर मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, डेबिलिटिंग देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ओके, एनहेंसिंग देयर कंसंट्रेशन, ईजिंग देयर डिसरप्टिव बिहेवियर इन क्लासरूम। सो कौन सा इनमें से बेनिफिट नहीं है? अगर आप उनका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो ये तो बेनिफिट है, ठीक है। ईजिंग, अगर ईज हो रही है उनके डिसरप्टिव बिहेवियर में, ओके, रिफाइन कर रहे हो मोटिवेशन, तो ये भी क्या आ गया जी, उनका बेनिफिट आ गया, ये तो कैन नॉट बी द बेनिफिट पूछा है आपसे। सो एकेडमिक परफॉर्मेंस की जब आप बात कर रहे हो तो वो फिजिकल एक्टिविटी से लेना देना नहीं है, वो बेनिफिट नहीं है फिजिकल एक्टिविटी करवाने का। ओके,
अब चाहे ये डेबिलिटेटिंग का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हो मुझे नहीं पता, बट मैं इतना आइडिया लगा पा रही हूँ क्वेश्चन को पढ़ के कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को या तो ये होगा कि बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। सो फिजिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, वो स्टूडेंट्स का बेनिफिट नहीं होगा। यूजुअली ये डेबिलिटेटिंग लग तो यही रहा है कि ये डिक्रीज करने की बात कर रहा है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन जाएगी, तो डाउन जाएगी तो वो बेनिफिट नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे जी। आपको जरूरी नहीं है हर एक चीज आपने पढ़ रखी है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्क एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल should not comprise which of the following dimension: scheme of work for the year, provision of funds and availability of resources, both expertise and material, orientation programs for teachers और exhibition for parents। तो effective implementation of work education में should not क्या चीज नहीं आएगी। आपने पूरे ईयर की स्कीम बना रखी है, अपने प्रोविजंस जो है प्रोविजंस ऑफ फंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी लग रही है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है टीचर्स के लिए और एग्जीबिशन है पेरेंट्स के लिए। सो अगर आप इफेक्टिव इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो कोई वर्क एजुकेशन प्रोग्राम, तो एग्जीबिशन क्या करोगे उसका? एग्जीबिशन का तो कोई लेना देना नहीं है ना। CSPAP स्टैंड्स फॉर, देखो ऊपर आया था, मैंने अभी वो 60 मिनट वाली बात पे बोला था और फुल फॉर्म भी बताई थी। सो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम की बात हो रही है। Okay, adolescence education can help to create slighter job opportunities, stir up harmful behavior, promote early marriage। नहीं, adolescence education लाइफ को वाइटलाइज करेगी, ना कि अर्ली मैरिज को प्रमोट करे, ना हार्मफुल बिहेवियर को, या कम कर देगी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज स्लाइट हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, सो ऐसा नहीं है जी, आंसर आपका डी रहेगा। ओके, सो ये आपके अब टोटल 7 क्लासेस मिला के 700 क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप आपको समझ आई हो चीजें एंड आपने कुछ ना कुछ नया सीखा हो इनसे। बाकी क्लासेस भी हम करते रहेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। जो बच्चे कंसिस्टेंट हैं, भले ही 100-200 बच्चे जो भी कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है ये क्लासेस। उनको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा और वो धीरे धीरे लगे हुए हैं, वो कंसिस्टेंसी उनके काम आएगी। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बी कंसिस्टेंट।